प्रीवियस क्लास में स्टडी किया कि एवरेज हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं और एवरेज से रिलेटेड कुछ कंडीशंस भी हमने देखे। आज की क्लास में हम एवरेज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है, 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना होगा। तो यहाँ पर गुणज क्या होते हैं, उसके जो मल्टीपल, यहाँ पर सिंपल शब्दों में कहें तो 3 का आपको पहाड़ा लिखना है, ठीक है। और 3 का पहाड़ा, 3 के प्रथम 5 गुणज लिखना है, मतलब 3 से आपको स्टार्ट करके लिखना है। से आप लिख लीजिए 3 के प्रथम 5 गुणज। ये कौन कौन से हो जाएंगे, यहाँ से ये हो जाएगा 3, 6, 9, 12 और 15, ठीक है। ये हमें मिल गया। अब इसका आप एवरेज निकाल लीजिए। तो एवरेज इसका क्या हो जाएगा, यहाँ से सबका सम अपॉन टोटल। तो टोटल तो ये 5 है, तो डिनोमिनेटर में आ गया 5 और इन सभी का सम, ठीक है। तो 12 प्लस 15 ये हो गया 27, 27 और 9 36, 36 एंड 6 42 और ये हो गया 45। 45 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 9। मतलब इसका एवरेज हमें कितना मिल गया, 9, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये आप समझ गए होंगे कि किस तरह से आसानी से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखती हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है, एक कक्षा के 31 छात्रों का औसत भार 30 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी सम्मिलित कर लिया जाता है तो औसत भार में 500 ग्राम की वृद्धि हो जाती है। अध्यापक का भार ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन आपने एग्जाम में देखे होंगे, ठीक है। इस तरह का मेन क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो ये आप अच्छे से समझिए। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, 31 स्टूडेंट्स के यहाँ पर हमें वेट दिए हुए हैं और कितना है उनका एवरेज वेट, कितना दिया हुआ है 30 kg, ठीक है। तो हमें दिया हुआ है एवरेज वेट, कितना दिया हुआ है 30 kg। और हमें क्या दिया हुआ है कि यदि अध्यापक, यदि टीचर का वेट भी उसमें ऐड कर देते हैं तो नया औसत या नया एवरेज हमें कितना मिल जाता है, 30 प्लस 0.5 इज इक्वल टू 30.5। अब ये 0.5 कहाँ से आया, हमें दिया हुआ है कि 500 ग्राम बढ़ जाता है। अगर अध्यापक का भार भी उसमें ऐड कर दिया जाता है तो वेट 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो ये हमें ग्राम्स में दिया हुआ है और ये किलोग्राम में, तो हम इस ग्राम को भी किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 0.5। तो ये हमें इसका औसत मिल गया 30.5। पर यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये जो वेट दिया हुआ है ये कितने का है, ये 31 स्टूडेंट्स का है, या आप मान लीजिए 31 पीपल का है। ये जो वेट आ रहा है ये कितने लोगों का है, 32 पीपल का है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अध्यापक का भार सम्मिलित, अध्यापक का भार फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अभी तो हमें सिर्फ एवरेज पता है, तो आपको पता है हमें औसत क्या मिलता है। औसत हमें मिलता है कुल परिणाम अपॉन यहाँ से संख्या, मतलब कितने परिणाम है उनकी संख्या, और ये टोटल हम लेते हैं। तो यहाँ पर अगर इसी वे में इसको करें, औसत हमें दिया हुआ है 30, तो औसत आ गया 30, ठीक है। और संख्या क्या आ जाएगी 31, क्योंकि 31 छात्रों का ये औसत है, तो यहाँ पर आ गया 31। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कुल भार, क्योंकि 31 स्टूडेंट्स के इंडिविजुअल स्टूडेंट्स के भार लेकर ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा कुल भार। तो यहाँ से कुल वेट या कुल भार आपको कितना मिला, 30 इंटू 31 दैट इज 930 किलोग्राम। और याद रखिएगा ये कितने लोगों का है, 31 छात्रों का, 31 छात्रों का कुल भार आपको मिल गया 930 kg। अब इसी में हम फाइंड कर लेते हैं 32, और ये 32 कैसे मिला, 31 छात्र प्लस 1 अध्यापक, एक टीचर। तो ये हो गया 32, ये 31 प्लस 1 32 हो गया।
तो 32 का कुल भार ये क्या हो जाएगा, सिमिलरली 30.5 इंटू 32। अब ये कैसे हुआ बताइए? ये हुआ क्योंकि यहाँ पर नया भार हमने निकाला था, यहाँ पर टीचर को ऐड करके, तो ये इसको हम यहाँ पर लेंगे और कुल पीपल यहाँ पर 32 हो गए, इसलिए यहाँ पर हमने इसको 32 ले लिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मल्टीप्लाई करने से हमें मिल जाएगा 976 kg। ओके, करके देखिएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर है 31 छात्र प्लस 1 अध्यापक, यहाँ पर है 31 छात्र, तो हम इससे इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कैंसिल, सिर्फ ये बचेगा। तो हम यहाँ से निकालते हैं अध्यापक का भार, तो ये क्या आ जाएगा 976 माइनस 930 दैट इज 46 kg। तो 46 kg यहाँ पर वेट आ गया टीचर का। ठीक है, तो क्या करना है वो आप याद रखिए, जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन मिलता है तो इसमें आप क्या करेंगे, पहले कुल भार फाइंड कर लीजिए। इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको सब्जेक्ट्स दे दिए जाएंगे कि अगर वो इंग्लिश, गणित और हिंदी के मार्क्स का सम करे तो ये इतना आता है, मतलब उसका औसत इतना आता है, अगर उसमें अंग्रेजी भी ऐड कर दे तो औसत कितना आएगा। इस तरह से इसी वे में बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 11 परिणामों का औसत 50 है। यदि प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 हो तथा अंतिम 6 परिणाम का औसत 52 हो तो छठवां पद ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इसमें तो हमें पहले टोटल दिया हुआ है, फिर प्रथम 6 दिया हुआ है, फिर अंतिम 6 दिया हुआ है। तो ये इसके लिए मैं आपको एक अच्छा सा ट्रिक बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर मान लीजिए 11 दिया हुआ है, अगर मैं यहाँ से ले लूँ A B C D E F G H I J 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and 11। ओके, ये आ गया 11 परिणाम। अब इनका औसत हमें क्या दिया हुआ है 50। तो अगर यहाँ से हम फाइंड कर लें कुल परिणाम मतलब जो हमने अभी फाइंड किया था ना, औसत का और कुल इनकी संख्या का मल्टीप्लाई करके, तो ये आ जाएगा इन सब का सम। ठीक है, इन शॉर्ट आप समझ लीजिए, ये मिल गया आपको A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J प्लस K, ये आपको मिल गया दिस 550। ओके, अब ये हमें मिल गया। अब क्या दिया हुआ है, प्रथम 6 परिणाम का औसत 49 है। तो प्रथम 6 मतलब A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F 1 2 3 4 5 6, इनका औसत कितना है 49। तो ये इस तरह से होगा, अगर औसत की भाषा से देखें तो इन सब का सम बटे कुल संख्या बराबर औसत। तो अगर हम इसका सम ही निकालना है तो ये क्या हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई और 49 इंटू 6 कीजिए तो ये आपको मिल जाएगा 294। अब अगला पढ़िए, अंतिम 6 परिणाम का औसत। अंतिम 6 पीछे से लिखिए K प्लस J प्लस I प्लस H प्लस G प्लस F 1 2 3 4 5 6, इसका औसत कितना दिया हुआ है 52, और ये भी 6 संख्या है तो इसका कुल सम फाइंड करने के लिए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो गया 6 2 12, दिस इज 312। अब ये 3 चीजें हमें मिल गई। अब हमें पूछा गया है छठवां पद ज्ञात कीजिए। छठवां पद मतलब 1 2 3 4 5 6 7, ये हमें फाइंड करनी है f की वैल्यू। ओके, अब हमें f की वैल्यू फाइंड करनी है तो कैसे करेंगे, इसके लिए हमने क्या देखा, यहाँ भी f है और यहाँ भी f है, तो हम क्या करते हैं दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमने ऐड किया तो ये क्या आएगा A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G प्लस H प्लस I प्लस J प्लस K प्लस F
ठीक है। ये बाकी संख्याएं तो वही आ गई, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया। और ये f को मैंने लिख दिया यहाँ पर, और इन दोनों को ऐड किए हैं तो ये हो गया 294 प्लस 312। ओके, अब a से लेकर k तक का सम तो हमने यहाँ पर फाइंड किया है, कितना है 550। वैल्यू रख दीजिए, दिस इज 550 प्लस f इज इक्वल टू ऐड कीजिए तो ये आपको मिल गया 606। f यहाँ से मिल जाएगा 606 माइनस 550 दैट इज 56। तो f की वैल्यू आपको क्या मिल गई 56। ओके, तो आप बोलेंगे मैंने इतना लंबा चौड़ा आपको ये समझाने के लिए बताया है कि ये कैसे मिलता है। क्या होता है, आपको 11 दिए हुए हैं, ठीक है, और प्रथम 6 अंतिम 6, तो अगर आप इसको देखें तो ये 6 ये 6 को टोटल कितना हो गया 12, पर हमें कितने परिणाम दिए हुए हैं 11। तो जब ऐसा केस होता है तो जनरली आपको बीच की वैल्यू ही फाइंड करने के लिए कहा जाएगा जो यहाँ पर रिपीट होती है। इस तरह के क्वेश्चन में वही होता है। तो आपको क्या करना होता है ऐसे केसेस में, इतना लंबा पेपर में मत बनाइए, आप यहाँ से करिए कि इसका फाइंड कर लीजिए, ठीक है, वो आ जाएगा आपको कुल, और उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बाकी दोनों के सम के साथ। आप बाकी जो आपको प्रथम 6 दिया हो, क्या हो सकता है आपको 9 संख्याएं दी हो तो आपको 5वां पद ज्ञात करना हो, इस तरह से कन्वर्ट कर करके आपको देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको बस वही करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है बाकी दोनों से, ठीक है। और कैसे आता है वो तो हमने यहाँ पर देख ही लिया। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट में हमें मिल रहा है 5 क्रमागत संख्याओं का 5 क्रमागत संख्याएं हैं A, B, C, D एंड E, इनका औसत 66 है, तो B और E का गुणनफल ज्ञात कीजिए। अब हमें यहाँ पर दे दिया गया कि क्रमागत संख्याएं A से लेकर E तक है और उनका औसत दे दिया गया, तो हमने क्या किया, हमें पता चल गया यहाँ से A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E अपॉन 5 इज इक्वल टू क्या है 66। इन सब का औसत, औसत के कारण यहाँ पे ये वैल्यू मिल गई और इसका औसत है 66, पर हमें A B C D की वैल्यू नहीं पता, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर वर्ड यूज हुआ है 5 क्रमागत संख्याएं। क्रमागत सॉरी यहाँ पर एक और मैं क्रमागत सम संख्या, ठीक है, ये मैंने लिखने में गलत किया था, 5 क्रमागत सम संख्याएं। अब यहाँ पर 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो हमें यहाँ पर मानना पड़ेगा कि वह संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो अगर हमने A को ले लिया x, ठीक है, अगर मैं इसको x लेती हूँ तो अब हम इसको x लेंगे तो x की वैल्यू तो 1 भी हो सकता है, तो हम इसको x नहीं लेंगे, हम इसको क्या लेंगे 2x, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये यहाँ से सम संख्या ही मिलेगी, विषम संख्या कभी नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया, A को हमने ले लिया 2x, फिर B को हमें क्या लेना होगा 2x प्लस 2। मान लीजिए यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू 1 है, 1 से हम शुरू करते हैं क्योंकि प्राकृत संख्या 1 से होती है, तो ये A की वैल्यू आ जाएगी 2, B की वैल्यू आ जाएगी कितनी 4, फिर से तो इसी वे में आप करते जाइए, ठीक है। C की वैल्यू को हमने ले लिया 2x प्लस 4, फिर D की वैल्यू को ले लिया 2x प्लस 6 और E की वैल्यू को ले लिया 2x प्लस 8, ठीक है। अब यहाँ से इसमें सारी वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो हमें ये मिल गया 2x प्लस 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 6 प्लस 2x प्लस 8 और डिवाइडेड बाय कितना 5 इज इक्वल टू 66। ऐड कीजिए, ये 5 टाइम्स है तो ये हो गया 10x प्लस ये 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 8 इज 20, ओके। और ये हो गया 66 इंटू 5 मल्टीप्लाई, तो 10x हमें यहाँ से मिल जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, दिस इज 330 माइनस 20, तो 10x हमें यहाँ से मिला 310, x हमें क्या मिल जाएगा 31। अब x की वैल्यू हमें यहाँ से 31 मिल गई, हमें किसकी वैल्यू चाहिए b और e की, क्योंकि उनका गुणनफल हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से अगर हम फाइंड करेंगे b
तो b क्या है यहाँ से देखिए 2x प्लस 2, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 31 प्लस 2, दिस इज 62 प्लस 2, दिस इज 64। ठीक है, b की वैल्यू हमें मिल गई 64। इसी तरह से e निकालिए, e इज 2x प्लस 8, ये हो जाएगा 2x प्लस 8, दिस इज 2 इंटू 31 प्लस 8, 2 इंटू 31 इज 62 प्लस 8 इज 70। अब हमें फाइंड करना है b इंटू ई, दिस इज 64 इंटू 70, तो ये हो जाएगा 642 4480 4480। ये हमें मिल गया b और e का गुणनफल जो हमें एग्जाम में फाइंड करना था। तो ये थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन है और इस आपको पता है कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये क्वेश्चन किसी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ से आपको यही ध्यान रखना है कि जो अगर सम संख्याएं दी हैं, ठीक है, तो आपको किस तरह से इनकी वैल्यूज को कंसीडर करना है। अगर मान लीजिए यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा होता 5 क्रमागत संख्याओं का योग, तो हम सीधे ले लेते x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, डायरेक्टली हम ऐसे ले लेते और सॉल्व करते, पर हमें सम लेना था इसलिए हमने ऐसे किया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मिल रहा है 3 लड़कों की औसत आयु 16 वर्ष है। ठीक है, और उनके आयु का अनुपात 4:5:7 है, तो सबसे छोटे लड़के की आयु क्या होगी। तो देखिए इसको हम कैसे बना सकते हैं, इनकी आयु का अनुपात दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, माना कि इनकी जो आयु है वो क्या हो जाएगा 4x, 5x और 7x। ओके, और औसत दिया हुआ है 16 वर्ष, तो औसत क्या होता है, परिणामों का योग बटे उनकी संख्या, तो ये हो गया 4x प्लस 5x प्लस 7x बटे कितना होगा 3, क्योंकि ये 3 है और औसत कितना है 16। इनको ऐड कर दीजिए, तो ये हो गया 16x इज इक्वल टू 16 इंटू 3, यहाँ से 16 कैंसिल हो जाएगा और आपको x की वैल्यू क्या मिल गई 3। ओके, अभी आपको x की वैल्यू मिली है, आपको क्या फाइंड करना है, सबसे छोटे लड़के की आयु। तो ये अनुपात को देख के हमें क्या समझ आ रहा है कि सबसे छोटे लड़के की आयु क्या हो जाएगी, ये 4x। ओके, तो छोटे लड़के की आयु ये क्या हो जाएगा 4 × 3 दैट इज 12 वर्ष, और ये आपको यहाँ से रिजल्ट मिल गया। ठीक है, इस तरह से इसको कर सकते हैं। ओके, तो ये सिंपल सा था। इसी को दूसरे शब्दों में देखिए, दूसरे एक मेथड से देखिए, ये मेथड तो बहुत आसान है और ये हम बहुत यूज भी करते हैं। नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, औसत आयु दिया हुआ है 16 और 3 लड़कों का दिया हुआ है, तो आयु का सम फाइंड कर लीजिए। कुल आयु कितना हो जाएगा यहाँ से 16 इंटू 3 दैट इज 48। ओके, अब हमें फाइंड क्या दिया हुआ है, छोटे लड़के की आयु। तो हमने अभी जब मिश्रण पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर अनुपात दिया होता है और हमें जो फाइंड करना होता है, हम क्या करते हैं, कुल आयु हमने ले लिया। ओके, फिर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर लेंगे। न्यूमरेटर में क्या वैल्यू लेंगे जिसका हमें फाइंड करना है, तो सबसे छोटा क्या है 4। डिनोमिनेटर में हम क्या लेते हैं, इन तीनों का सम, तो तीनों का सम क्या आएगा 16। बस इसको सॉल्व कीजिए, ये हो गया यहाँ से 3 इंटू 4 दैट इज 12 ईयर्स। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं, x मान के भी बना सकते हैं। एग्जाम में ये जल्दी बनेगा या वो जो आपको अच्छा लगे आप वो बनाइए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यदि 25a प्लस 25b इज इक्वल टू 115 हो तो a तथा b का औसत कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि इस तरह के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं, क्योंकि एग्जाम में हमें एग्जाम का प्रेशर होता है तो हम क्वेश्चन को अच्छे से समझ नहीं पाते। जैसे इस क्वेश्चन में क्या दिया, ये एक इक्वेशन दे दिया, हमें फाइंड करना है a और b का औसत। हम क्या सोचेंगे कि हमें a और b की वैल्यूज पहले निकालनी है फिर हम औसत निकालेंगे, पर ऐसा नहीं है। सबसे पहले आप मुझे बताइए a और b का औसत,
अगर हम लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, तो a और b का औसत हम लिख सकते हैं a प्लस बी बाई 2। 2 क्यों आया, क्योंकि ये दो परिणाम हैं। अब इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए, ये कैसे हैं, तो दोनों में 25 25 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन से 25 को कॉमन ले लूँ तो ब्रैकेट में क्या आ गया बॉस, a प्लस बी, वही वैल्यू। तो हम ये इसकी वैल्यू उठा के सीधा यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से दिस इज इक्वल टू 115, तो a प्लस बी क्या मिल जाएगा 115 बाई 25। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 5 से 25, ये 5 2 जा 10, 5 3 जा 12, तो 23/5 मिला। अब a प्लस बी की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए औसत में, तो यहाँ से औसत क्या हो जाएगा, दिस इज 23/5 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 23/10, या हम इसको लिख सकते हैं 2.3। तो ये 2.3 हमें इसका औसत मिल गया। तो ये क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, तो आप इस तरह के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर रहिए, ठीक है। तो आज हमने औसत के कुछ क्वेश्चंस किए। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लेक्चर को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए लेक्चर्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्लास में हम कुछ एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखिएगा। थैंक यू।